आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले तो कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और इस सिस्टम के अनुसार हम कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं किताबों में, और बेसिकली इसी जर्नल एंट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है आगे चल के सभी आप जो अकाउंट्स देखेंगे, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, हर जगह इस रूल का एप्लीकेशन आप देख पाएंगे। इनफैक्ट एक हम सबसे पहले देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। और डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करते हैं एटलीस्ट दो अकाउंट्स को। अगर एक एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ लेट्स से वन न्यू मशीनरी हमने खरीदी, हमने परचेज वन न्यू मशीनरी अपने बिजनेस में लेके आए इन टर्म्स ऑफ कैश, और कैश देकर हमने ये मशीनरी खरीदी। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को देखें, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को देखें तो एक तरफ तो हमारे पास, चलिए मान लेते हैं पहले हमारे पास 10 मशीन्स थी और अब ये बताइए मशीन्स की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो जी हाँ, 10 मशीन्स प्लस एक और मशीन आ जाएगी तो टोटल हमारे पास 11 मशीन्स हो जाएंगी। तो देखिए घटनाक्रम क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक तरफ तो हमारे पास 11 मशीनें हो जा रही हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि हमारा जो कैश है वो कैश जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से दो इफेक्ट आ रहा है, दो दो खातों में, दो अकाउंट्स में बदलाव आ रहा है। एक तो हमारा मशीनरी अकाउंट में बदलाव आ रहा है और दूसरा हमारा कैश अकाउंट में बदलाव आ रहा है। मशीनरी की जो अमाउंट है या जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और कैश जो हमारे पास था पहले से, अब हम उसमें से कुछ कैश हमने निकाल कर दे दिया, पे कर दिया, तो कैश की यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो डबल एंट्री का ये कतई मतलब नहीं है, जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हर ट्रांजैक्शंस को दो बार रिकॉर्ड करना। यहाँ पे डबल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, पर इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में क्या था, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट अफेक्ट हुए, और हर ट्रांजैक्शंस को अमाउंट के रूप में हम दो बार लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम अमाउंट के रूप में दो बार लिखते हैं। एक बार तो हम एज अ डेबिट लिखते हैं और दूसरी बार हम इसे एज अ क्रेडिट लिखते हैं। अब इसको हम आगे समझेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे अगर अभी हम अपने एग्जाम्पल को ही ले लें, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने मशीनरी खरीदी, तो हम कहेंगे मशीनरी इज कमिंग, मशीनरी आ रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और कैश जा रहा है। तो हम यहाँ पे अगर अभी रूल ना बताते हुए डायरेक्ट आपसे बोलूँ तो मैं कहूँगा भैया मशीनरी को मैं डेबिट कर दूंगा किताबों में, अब वो उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो बाद में दिखाऊंगा मैं, और कैश को मैं, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा, और लिखते हैं हम इसको जैसे, वो बाद में आपको मैं प्रेजेंट करूंगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें अकाउंट्स को क्लासीफाई करना होगा, जिस पर वेरियस रूल्स अप्लाई होते हैं, और उन रूल्स की मदद से ही हम आगे चल के जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं। और इसको मैं एक बार क्लासीफाई कर दूं अकाउंट्स में, तो आई थिंक अब तक की बात आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, वी विल क्लासीफाई द वेरियस अकाउंट्स, कि अकाउंट्स कितने फॉर्म में क्लासीफाई होते हैं, कितने ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसकी। तो अगर मैं कहूँ तो अकाउंट्स जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई होती हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है ऑब्वियसली इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी फर्दर कैटेगराइज हो जाते हैं तीन पार्ट में, जिसमें हम एक नेचुरल लोगों के बारे में बात करते हैं। नेचुरल अकाउंट वाले लोग जैसे राम मोहन, घनश्याम, सोनू, सूरज, जैसे अभिषेक, प्रवीण, रिचा, एनी पर्सन हु इज टेकिंग, who is a living person, so who is breathing, that you can say that that particular person is a
नेचुरल पर्सन, एंड द अदर वन इज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन। तो दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है। तो आर्टिफिशियल कौन होते हैं? आर्टिफिशियल जो लोग सांस नहीं लेते, जो लोग कानून की नज़रों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कानून की नज़रों में एक व्यक्ति हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका ये SBI बैंक, रिलायंस कंपनी, इन्फोसिस, टाटा। तो ये जितने भी चीज़ें, क्या ये लोग चलते फिरते मनुष्य हैं? नहीं, ये लोग मनुष्य नहीं हैं, लेकिन ये लोग कानून की नज़रों में क्या हैं? एक व्यक्ति हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया है। और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव, और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी ये भी कैटेगराइज होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग किसी को हमें रिप्रेजेंट करना हो। जैसे मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया, लेट से 12 महीने में से 2 महीने की सैलरी हमने नहीं दिया, तो क्या हमें 2 महीने की सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। और ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 2 महीने की सैलरी हमने नहीं दी है, तो उन सब का हम नाम तो लिख नहीं सकते, तो हम उनको एक कॉमन अकाउंट के अंदर डाल देते हैं ताकि, और उस अकाउंट को बोल देते हैं कि ये सैलरी अकाउंट है और उसमें कई सारे लोगों की सैलरी अभी ड्यू है, तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव नाम जिसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसके अंदर डाल देते हैं, और वो भी क्या बन जाता है? एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट उस पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों टाइप के लोगों के ऊपर एक रूल लग जाएगा। इंडिविजुअल्स मैंने समझा दिए, आर्टिफिशियल मैंने पर्सन समझा दिया, और मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी समझा दिया। इन तीनों के ऊपर एक रूल लगता है, अकाउंटिंग रूल। और याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। और इन पे वो जो रूल लगता है वो रूल ध्यान से नोट कर लीजिए। हम डेबिट करेंगे जो बंदा ले रहा है पैसा, डेबिट द रिसीवर, पैसा या हो सकता है काइंड में कुछ ले रहा हो, तो जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको हम मेरे लफ्ज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको इंटरप्रेट करिएगा। डेबिट उस व्यक्ति को करना है, हमें डेबिट उस पर्सन को करना है। वो पर्सन नेचुरल हो सकता है, वो आर्टिफिशियल हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अगर वो क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कर रहा है, या किसी फॉर्म में, अदर फॉर्म में, पैसे के अलावा कुछ और कमोडिटीज़ रिसीव कर रहा है, या कुछ भी रिसीव कर रहा है, तो उस बंदे को हमें क्या करना है? डेबिट करना है, बंदे को डेबिट करना है, याद रखिएगा। फिर आता है क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बंदा आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहा है तो उससे क्रेडिट करना है। मैं इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरी फर्म है, इस फर्म का नाम है अभिषेक फर्म, या ए लिमिटेड, एक कंपनी मैंने बना रखी है, और हम लोग इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग इसी की बुक्स लिख रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने लेट्स से मैंने राजू को, मिस्टर राजू हैं एक व्यक्ति, इनको मैंने 10,000 रुपये दे दिए। किसने दिया? फॉर्म ने, मेरी फॉर्म जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसने राजू को, राजू कौन है? अब राजू वो व्यक्ति हैं जिनसे हम उधार पे सामान लेते थे। आज वो दिन आ गया कि मैं राजू को पैसा वापस कर रहा हूँ 10,000। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे पैसा कौन रिसीव कर रहा है? तो यहाँ पे राजू रिसीव कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, राजू क्या हो गए? राजू को हमें डेबिट करना चाहिए या राजू को हमें क्रेडिट करना चाहिए? तो भैया जो पैसा ले रहा है उससे डेबिट करो, तो यहाँ पे राजू क्या हो जाएंगे? राजू को हम डेबिट कर देंगे, और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डीआर, मैंने पिछले आपसे डिस्कस कर लिया था। सो हम राजू को डेबिट कर देंगे। दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। दूसरा, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पीयूष जी ने, क्योंकि मैंने पीयूष जी को उधार पे सामान बेचा था, आज वो दिन आ गया, पीयूष जी मुझे 20,000 रुपये वापस उस उधार पे जो सामान मैंने बेचा था उसके बदले में दे रहे हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ? पैसा कौन दे रहा है फर्म को? पीयूष जी दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए,
तो पीयूष जी को डेबिट करना होगा, क्रेडिट करना। रूल क्या कहता है? क्रेडिट उसे करो जो पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर पीयूष जी हमारे बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, तो पीयूष को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेबिट उसे करो जो बंदा पैसा ले रहा है, जिस बंदे को पैसा मिल रहा है उस बंदे को डेबिट करो। क्रेडिट उस बंदे को करो, क्योंकि ये सारे बंदे हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, सारे पर्सन्स हैं। तो क्रेडिट उस बंदे को करो, उस पर्सन को करो जो पैसा दे रहा है। द पर्सन हु इज गिविंग, क्रेडिट हिम, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी, यू हैव टू डेबिट हिम। दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। अब हम फटाफट अगले रूल पे चलते हैं। ये था पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। इसमें इम्पर्सनल में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट अगर हटा दें तो पर्सनल अकाउंट के बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 2 पार्ट में। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब आपने सीधे पूछा सर, पिछले वाले में तो पर्सन सा मतलब समझ आ रहा था कि वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है। पर ये सर रियल अकाउंट क्या होता है? तो रियल अकाउंट रिलेट करता है उन चीज़ों से, जैसे एक तो सबसे पहले आप याद रखिए सारी टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज़, अब कौन सी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ हम मनी के टर्म्स में नाप सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम तौल या नाप सकते हैं मनी के पैसे के रूप में, उसको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की गई है। और ये प्रॉपर्टीज़ का अगर एग्जांपल ले लूँ तो आप सारे एसेट्स को ले सकते हो, जैसे कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिर मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, और गुडविल भी आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस बताई थी, जो कि इंटेंजिबल होते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो रियल अकाउंट फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 2 पार्ट में, जिसको बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा हो गए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट पे रूल क्या लगता है? तो रूल देख लीजिए, रियल अकाउंट पे जो रूल लगता है वो रूल ये है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट करो जो आ रहा है और क्रेडिट करो जो जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसको समझते हैं, सिंपल है। देखिए, मान लीजिए ये मेरे फॉर्म है, अभी मैंने ए लिमिटेड फॉर्म बनाई थी, या ए लिमिटेड कंपनी है। हम हमेशा हमेशा इसी की अकाउंटिंग करते हैं, इसी के बुक्स में, किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज़, कोई एसेट्स, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, तो मशीनरी ए लिमिटेड की फैक्ट्री में आ रही है या ए लिमिटेड बिजनेस के अंदर आ रही है, और बदले में यहाँ से कैश जा रहा है। मेरी बात समझिए, मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, तो डेबिट उसे करिए जो आ रहा है और क्रेडिट उसे करिए जो जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों ही के दोनों क्या हैं? यहाँ पर दोनों के दोनों रियल अकाउंट हैं। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? रियल अकाउंट हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर एग्जांपल लिया कि मशीनरी हमने खरीदा, जो हमारा पहला ही एग्जांपल था, मशीनरी हमने खरीदा और कैश हमारी जेब से जा रहा है, तो अब इसमें क्या करना है? डेबिट उसे करो जो आ रहा है। तो भैया हमारे पास क्या आ रहा है? मशीन आ रही है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारी जेब से क्या जा रहा है? तो कैश जा रहा है, तो इसको क्या कर देना है? क्रेडिट। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं अभी आपको आगे चल के इसको समझाता हूँ। तो ये था रूल हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको आप याद कर लें, डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, और तीसरा रूल है जो लगता है वो है नॉमिनल अकाउंट का। तो इसको भी देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट 4 चीज़ों के बारे में कुल बात करेगा। एक, आपके खर्चे, एक्सपेंसेस,
और लॉसेस अगर हम दोनों की बात करें, और दूसरा इनकम, फ़ायदे और गेंस, इनकम और गेंस। इन टर्म्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, इसका मतलब क्या है। एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में मैं सीधे बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ नुकसान होता है या आपका कुछ खर्चा होता है, आपने रेंट पे किया, आपको बिजनेस में लॉस हो गया, या आपको कोई आमदनी होती है या आपको कोई रेवेन्यू होता है, इन केसेस को ही सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट कवर करता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या रूल बताता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट का मतलब इन चारों चीज़ों से रिलेटेड बात होगी, और इस पर क्या रूल आएगा वो देख लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और एंड भी लगा सकते हैं आप, एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेंस। मतलब क्या कह रहे हैं, जो भी नुकसान या खर्चा हो रहा है उसको चुपचाप डेबिट कर दो, जो भी आमदनी या फ़ायदा हो रहा है उसको चुपचाप क्रेडिट कर दो। ये रूल सीधे नॉमिनल अकाउंट बता रहा है, और नॉमिनल अकाउंट इन चार चीज़ों के बारे में ही बात करता है। तो अब देख लेते हैं इस पे भी एक एग्जांपल, अगर समझें तो एग्जांपल के तहत देखें तो मान लीजिए मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। रेंट पे किया, हमने रेंट पे कर दिया ₹5000। तो एक बात बताइए, इसमें क्या चीज़ रेलेवेंट दिख रही है आपको, इसमें आपको नॉमिनल अकाउंट वाले रिलेटेड कौन सी चीज़ है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है रेंट, रेंट जो आपने पे किया। अब पे किया तो रेंट क्या बन जाता है, एक्सपेंस। अगर मान लीजिए यही आपको एक्सपेंस रेंट रिसीव्ड होता तो ये आपकी इनकम बन जाती। अगर रेंट एक्सपेंस के रूप में लिया तो ये बन गया एक एक्सपेंस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है। अगर यही मान लीजिए मैं कहता रेंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको कुछ मिल रहा है, वहाँ तो हम दे रहे थे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये हो जाता है मान लीजिए 10,000 रुपये। तो इस केस में हमें इनकम हो रही है, हमें आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है 10,000 रुपये की। तो क्या बोला, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ऊपर वाले में क्या बोला, अगर एक्सपेंस होता है तो बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो यहाँ पर हम 5,000 को क्या कर देंगे, डेबिट, और यहाँ पर हम 10,000 को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इस प्रकार से हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। आप इसको 2 बार गो थ्रू कर लेना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द रूल इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। और एक चीज़ और, मान लीजिए 2 रूल्स एक साथ आ जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल जो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाते वो ये है कि अगर 2 रूल एक ही ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करके उससे जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो वो भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक या 2 एग्जाम्पल्स ले लेंगे ताकि और बेहतर कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। जैसे मान लेते हैं अभी हमने एक क्वेश्चन जैसे पुट कर लेते हैं क्वेश्चन कि हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेस्ड। अब इसमें 2 केस ले लेते हैं। मशीनरी हमने परचेज की, एक तो केस ये कि हमने कैश में खरीदी, ए पार्ट हमने कैश में खरीदा ₹1,00,000, और इसी का सेकंड केस ले लेते हैं, हमने उधार पर खरीदी, ऑन क्रेडिट खरीदा, और किससे खरीदा, लेट्स से राजा जी से खरीदा। तो हमने राजा जी से मशीन उधार पे खरीद लिया, हमारे अच्छे टर्म्स थे उनसे, तो हमने 2 लाख रुपए के मशीन उनसे उधार पे खरीद लिए। अब इन दोनों केस में रूल कैसे अप्लाई होगा, आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों रूल आपने अच्छे से समझ लिया है, उसको याद भी कर लिया है। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। पहली चीज़, कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसमें से 2 चीज़ें आपको निकालनी होती है एज़ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम। पहला केस था मशीनरी परचेज फॉर कैश 1,00,000। इसमें 2 चीज़ें क्या हुई, दो इसमें अकाउंट्स क्या निकल के आए, एक तो मशीनरी निकल के आई और दूसरा क्या निकल के आया, कैश। मशीन और कैश, 2 इस ट्रांजैक्शन में चीज़ निकल के आई। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो एक तो निकल के आई मशीनरी। अब आपने देख लिया कि 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई, वाइटल थिंग। अब मशीनरी क्या है, कौन सा अकाउंट है, ये पहचानना ज़रूरी है।
तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली मशीनरी एक रियल अकाउंट है। तो इस पर हम देखेंगे रियल अकाउंट का रूल और फिर रूल लगाएंगे। अच्छा, कैश अकाउंट क्या है? ये भी क्या है? एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ देखिए दोनों ही रियल अकाउंट है, तो यहाँ भी कौन सा रूल लगेगा? तो यहाँ भी रूल लग जाएगा रियल अकाउंट का। तो अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट उसे करो जो आ रहा है और क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट अगर हम देखें तो हमारी फॉर्म में क्या हो रहा है? हमारी फॉर्म में मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को हम डेबिट कर देंगे, और हमारी फॉर्म से जा क्या रहा है? हमारी फॉर्म से जा रहा है कैश, तो हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर कैश आ गया। अब दूसरे केस को लेते हैं। दूसरे केस को समझिए। दूसरे केस में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें क्या दिख रही है यहाँ पे? कैश तो दिख नहीं रहा, सीधी सी बात है। एक तो दिख रही है मशीनरी खरीदी, और मशीनरी किससे खरीदी? राजा से उधार पे खरीदी। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्या निकल के आई? एक तो मशीन और दूसरा राजा। तो एक तो हम लिखेंगे मशीन और दूसरा जो है वो है राजा। अब मशीन कौन सा अकाउंट है? मशीन है रियल अकाउंट। और राजा कौन सा अकाउंट है? याद रखिए मैंने बताया था इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति हो तो सब पर्सनल अकाउंट में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट पे रूल क्या लगता है? डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट उसे करो जो जा रहा वाला कोई केस लगेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन आ रही है तो चुपचाप मशीन को उठाकर क्या कर दो? डेबिट। क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। जा तो कुछ रहा ही नहीं है, तो यहाँ पे रूल का एक पार्ट लग गया, डेबिट उसे करो जो आ रहा है, तो हमने मशीन को डेबिट कर दिया। अब राजा को समझते हैं। राजा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, डेबिट उस व्यक्ति को करो जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट उस व्यक्ति को करो जो दे रहा है। अब हो सकता है वो कैश दे रहा हो सकता है वो कमोडिटी दे रहा हो। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्रेडिट उस व्यक्ति को करो जो मशीन दे रहा है। अगर आप देखें तो मशीन दे रहे हैं मिस्टर राजा, तो मिस्टर राजा को क्रेडिट कर दो, क्योंकि रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम मिस्टर राजा को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे हम दो रूल्स को एक साथ बनाकर लेकर चलेंगे। और एक चीज़ और है, मैं इसको प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ कि हम किताबों में इसको कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को ले लें, तो इस एग्जाम्पल में हम इसको देखें कैसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक तो हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, तो जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए हम जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम दो तीन कॉलम बनाते हैं। एक तो हम डेट का कॉलम बनाते हैं जो दिखाता है कि किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है। फिर हम एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं जिसके द्वारा हम डिटेल में बताएंगे कि क्या हमने किया, इन शॉर्ट बताएंगे इनफैक्ट। और दो अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, अमाउंट और अमाउंट। ये रुपीज़ के टर्म में होगा मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे RS और RS लिख लेते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम होता है वो डेबिट लिखा जाता है और दूसरा कॉलम लिखा जाता है क्रेडिट। और इस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझें। इसमें अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी हो तो मैं जर्नल एंट्री कैसे करूँगा? तो ध्यान से देखें। मान लीजिए ये किसी डेट पे हो रहा होगा और डेट आप मेंशन कर दीजिएगा। फिर जैसे हमारा पहला केस था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम पहली लाइन में डेबिट वाली आइटम्स को लिखते हैं और दूसरी लाइन में हम क्रेडिट वाले आइटम्स को लिखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में हम डेबिट वाले आइटम्स को लिखते हैं और सेकेंड लाइन में हम क्रेडिट वाले आइटम्स को लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे हम बताएंगे भी कि हम यहाँ पे DR से डिनोट करते हैं कि हमने इसको लिखा। और मशीनरी डेबिट हुई थी तो डेबिट कॉलम में कितने से? तो 1,00,000 रुपये से, अगर आप पहले एग्जाम्पल पहले पार्ट पे देखें तो। और यहाँ पे हम दूसरी लाइन में हम क्रेडिट वाला लिखते हैं, तो 2 हम लगा देते हैं। ये एक सिंबॉलिक है कि हम 2 लगाते हैं। 2 क्या था? तो कैश अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट किया। और यहाँ पे हम CR नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और नीचे वाले में हम CR हालांकि लिखा जाता है, लेकिन जैसा कि ट्रेडिशनली देखा जाए तो यहाँ पे CR लिखा नहीं जाता है बस, लेकिन हाँ सेकेंड लाइन में होता है। और इसका अमाउंट किस कॉलम में चला जाता है? तो क्रेडिट वाले कॉलम में, तो वो यहाँ आ जाएगा उसके जस्ट सामने। तो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पहली लाइन में ये आ जाता है। तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट ऐसे हम लिख देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रीफली डाल देते हैं कि हमने एक्चुअल में किया क्या, ताकि जो भी यूज़र ऑफ अकाउंट्स होगा उसको समझ में आ जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हुआ क्या यहाँ पे। तो हम लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड, और किस में परचेज हुआ, उधार पे हुआ नहीं, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश। तो ये है प्रेजेंटेशन पार्ट, और हम आगे अगली क्लासेस में अपने खूब सारे जर्नल एंट्रीज लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।